आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका सी प्रोग्रामिंग को हम कैसे लिखते हैं, सी प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। आपका पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है सी का, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं सी प्रोग्राम में, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए उसका एक तरीका होता है, उसको उस तरीके से ही लिखना होता है। तो जो भी सी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको लिखने के लिए एक तरीका बनाया गया है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। वैसे ही जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले मैं आर्किटेक्ट से एक नक्शा तैयार करवाऊंगी कि किस जगह पे मेरा कौन सी चीज रहेगी। उसी प्रकार से सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं स्लाइड में, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती क्या है? अब यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला शब्द है आपका प्री प्रोसेसर और दूसरा शब्द है डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है प्री प्रोसेसर और दूसरा डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को प्रोसेस करने से पहले की प्रक्रिया। जैसे कि हम हमारे सोर्स प्रोग्राम में जो सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड मतलब आपका प्रोग्राम। जब भी हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम आपका कहलाता है सोर्स कोड। तो हम हमारे सोर्स प्रोग्राम में जो सोर्स कोड लिखते हैं वे तब प्रोसेस होते हैं जब हम हमारी सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं। मतलब जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस करेंगे, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कंपाइलेशन जो होता है वो कंपाइलर के थ्रू, ट्रांसलेटर के थ्रू होता है, जिसका काम होता है हमारे द्वारा लिखे गई हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन के समझ में आने वाली भाषा में परिवर्तित करना, ट्रांसलेट करना। मैम आपकी आवाज कटी कटी आ रही है। अब क्लियर है? हेलो? यस मैम। ठीक है। तो ये जो काम होता है, सोर्स कोड लिखते हैं वे तब प्रोसेस होते हैं जब हमारी सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस। जब मैं मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो जो सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से कंपाइलर उसे यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होगी ये प्रोसेस कहलाती है कंपाइलेशन प्रोसेस। और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? जब भी हम हमारे सोर्स कोड को प्रोसेस करते हैं सोर्स फाइल के रूप में। लेकिन सी में कुछ प्री प्रोसेसर की व्यवस्था भी की गई है, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया। प्री प्रोसेसर वर्ड के बारे में मैं बता रही हूँ कि प्री प्रोसेसर होता क्या है। प्री प्रोसेसर जो है प्री डिफाइंड प्रोसेसर है, जो कि सी लैंग्वेज में इसका अरेंजमेंट किया गया है। प्री प्रोसेसर के रूप में हम हमारी सोर्स फाइल में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, मान लीजिए आपने हेलो प्रिंट करने का एक स्टेटमेंट लिखा, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा? जो भी हमारी सोर्स फाइल में स्टेटमेंट लिखा है, मान लो हमने लिखा हेलो स्टेटमेंट, तो उसको क्या करेगा? कंपाइलेशन की प्रोसेस को करना शुरू करेगा। मतलब उसको क्या करेगा? कंपाइल करेगा। और उस प्रोसेस को, जो कंपाइलेशन की प्रोसेस होगी, वो कहलाती है प्री प्रोसेसर। प्रोग्राम को रन करने से पहले की प्रोसेस कहलाएगा प्री प्रोसेसर। और इन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं डायरेक्टिव्स। मतलब जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं प्री प्रोसेसर में
प्रोसेसिंग करने के लिए, वो कहलाते हैं आपके डायरेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः प्री प्रोसेसर का प्रयोग हेडर फाइल्स में किया जाता है। मतलब जब भी ये मेन प्रोग्राम हम लिखते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हमारे प्रोग्राम में जोड़ते हैं। अब बात ये आती है कि हेडर फाइल को क्यों यूज किया जाता है और हेडर फाइल होती क्या है। हेडर फाइल्स को कई प्रकार से यूज किया जा सकता है प्री प्रोसेसर के साथ। प्री प्रोसेसर का यूज हेडर फाइल को कस्टम तरीके से सोर्स फाइल में एक्सपांड करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी हमारी सोर्स फाइल है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम हेडर फाइल का यूज करते हैं। अब हेडर फाइल होती क्या है? सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के टास्क को या कामों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के फंक्शंस को यूज किया जाता है। सी कंपाइलर के साथ हमें फंक्शंस की पूरी एक लाइब्रेरी प्राप्त होती है। अगर हमने सी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ ही प्री डिफाइंड पहले से ही बने हुए फंक्शंस की फाइल हमें प्राप्त होती है। ये जो प्री डिफाइंड फाइल है ये कहलाती हैं लाइब्रेरी फाइल्स, जिसमें ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, पहले से बने हुए छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। और उस प्रोग्राम्स की हेडर फाइल को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। जब हम उनको प्रोग्राम में सीधे यूज कर लेते हैं तो हमको उन छोटे छोटे प्रोग्रामों को लिखना नहीं होता है, केवल हम उनका फंक्शन क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को उनके काम करने की प्रकृति के आधार पर डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स में डिफाइन किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर मुझे कीबोर्ड से कोई चीज इनपुट करानी है, मान लो यूजर को 2 नंबर डालना है का स्टेटमेंट लिखना है, तो कीबोर्ड से यूजर 2 नंबर इनपुट करेगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का टास्क है, इनपुट करना, कीबोर्ड से कोई वैल्यू देना। तो ये जो सारी चीजें जो होती हैं, इन सारी चीजों से संबंधित कार्य जो होता है हेडर फाइल में फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस लाइब्रेरी फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। फंक्शन की इन फाइल्स को ही सी लैंग्वेज में हेडर फाइल कहते हैं। प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज का कलेक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन से संबंधित फाइलों का कलेक्शन हेडर फाइल कहलाता है। और हम जिस किसी भी फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, हम उससे संबंधित हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे फंक्शंस यूज करना हो, तो इस केस में हम stdio.h नाम की फाइल को, जो कि हेडर फाइल है, stdio और .h का मतलब है एक्सटेंशन, .h लिखा है मतलब ये हेडर फाइल है। तो ये इनपुट आउटपुट का कोई कार्य हम कर रहे हैं, अगर कोई इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो हम stdio.h फाइल को यूज करते हैं, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं एज अ हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के फॉर्म में। और जब भी हम हेडर फाइल को यूज करते हैं तो उसके लिए हम ये, जिसको कि आप हैश साइन बोलते हैं, प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग या C++ में इसको पॉन्ड साइन बोला जाता है। इस पॉन्ड साइन के साथ हम कीवर्ड यूज करते हैं इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड वर्ड यूज करते हैं और इंक्लूड के साथ इस हेडर फाइल को हम यूज करते हैं। अगर हम इनपुट आउटपुट करेंगे तो इन हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा पॉन्ड साइन के साथ मेन फंक्शन के
पहले। अब उसके बाद अगला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो वो है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको ऐसे कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है जो आपके मेन प्रोग्राम, ये जो मेन प्रोग्राम ब्लॉक है इसके बाहर भी यूज किया जा सके, तो उसको यहाँ पर मेन प्रोग्राम के ऊपर डिक्लेयर करना होता है। उसे हम कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल मतलब जिसको कि इनसाइड द प्रोग्राम ब्लॉक एज वेल एज आउटसाइड द प्रोग्राम ब्लॉक यूज किया जा सके। अब सी प्रोग्राम का सबसे मेन पार्ट होता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोग्राम का। आपके प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होगी, जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वो इस मेन ब्लॉक के अंदर आप लिखेंगे। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट जो है, सर्पाकार ब्रैकेट जो है, ये बताते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग को और प्रोग्राम की एंडिंग को। मतलब यहां से प्रोग्राम शुरू होगा और जहां आपने ब्रैकेट लगाया है यहाँ प्रोग्राम क्लोज होगा। किसी भी मेन प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे हैं मेन प्रोग्राम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका लोकल डिक्लेरेशन और दूसरा है स्टेटमेंट। इट मीन्स व्हाट? डिक्लेरेशन आपके वेरिएबल्स का, जिस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील होना, वेरी करना। मान लीजिए आपने ए की वैल्यू 2 डालनी है, 3 डालनी है, 4 डालनी है, तो ए किस टाइप का वेरिएबल है? मैं यहाँ शब्द यूज कर रही हूँ ए की वैल्यू 2 डालना है, 3 डालना है। तो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 जो है वो पूर्णांक है, इंटीजर है। इसलिए मुझे मेरे सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, डेसिमल वाला है, कैरेक्टर है। तो उसके लिए जो डिक्लेरेशन होगा वो लोकल डिक्लेरेशन एरिया में होगा। अब अगर मान लीजिए मुझे 2 नंबर को जोड़ना है या केवल हेलो प्रिंट कराना है, तो हेलो प्रिंट कराने के लिए मुझे जो स्टेटमेंट लिखना होगा वो मैं लिखूंगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हमेशा इस ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है एग्जीक्यूट करने वाला, जिसको हमें एग्जीक्यूट करके रिजल्ट चाहिए हो, वो होगा आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल का नाम से क्लियर है, एग्जीक्यूट होने वाला, रन होने वाला। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके हमारे प्रोग्राम को एंड करते हैं। और उसके अलावा जैसे कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन साइन को हमेशा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए ये अदर फंक्शंस में क्या आएंगे आपके, यूजर डिफाइंड फंक्शन। मान लो आप अपना खुद का एक फंक्शन बनाना चाहते हो 2 नंबर को जोड़ने का, ऐड, तो ऐड लिख देने से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसके आगे आपको ये स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से लगाना पड़ेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऐड फंक्शन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आगे हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है उसको हम पॉन्ड साइन के साथ, हैश के साथ इंक्लूड कीवर्ड लिख के एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। यहाँ पर stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच बताता है आपकी हेडर फाइल को। हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए इंक्लूड की गई है, जो क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट को जो भी आप प्रोसेस करेंगे कीबोर्ड से उसको यूज करेगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है इंट मेन वॉइड, मतलब मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन को कैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है, 0।
और आगे क्या लगाया है, किस टाइप का, 0 कैसा है, इंटीजर टाइप है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, इंट की जगह आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है void, और यहां से void हटा देना है, केवल आएगा सिंपल ब्रैकेट, और रिटर्न 0 को भी आपको नहीं लिखना है। यहाँ void का मतलब हो रहा है कि मेन फंक्शन को वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, मेन फंक्शन को प्रोग्राम जो है क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्लूड stdioh लिखा। यहाँ पर प्रिंट एफ जो है आउटपुट फंक्शन है, इसलिए हमने कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करी, stdio.h। तो प्रिंट एफ, सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसे हम जो चीज स्मॉल लेटर में लिखनी है वो स्मॉल में ही चलेगी, इसके सारे कीबोर्ड स्मॉल में चलते हैं, बस डबल कोट्स के अंदर आप कैपिटल में लिख सकते हैं। प्रिंट एफ जो होता है वो आउटपुट फंक्शन होता है। स्क्रीन पे कोई चीज आउटपुट करवानी है, दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ यूज करते हैं। और प्रिंटफ एक प्रकार की फंक्शन है जिसका प्रोग्राम काय में बना है, उसका प्रोग्राम stdio.header फाइल में बना हुआ है आउटपुट को प्रिंट करने का, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है और हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाता है। अब आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एग्जीक्यूशन के लिए, आप लोग देखिएगा कि एग्जीक्यूट हम करते कैसे हैं किसी भी प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड करी, इंक्लूड stdio.h लिखा, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा। उसके बाद मैंने क्या बोला, इंट नहीं लगाना हो तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, void लिख दीजिए। void के बाद आपने क्या किया, रिटर्न 0 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखना है, प्रिंट एफ हेलो, और हमको क्या करना है, इसको रन कराना है, इसको रन करा लीजिए। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैं आपको कंसोल ऑनलाइन आईडी पे रन करके बता रही हूँ, मतलब मैं ऑनलाइन रन कर रही हूँ इसको, एडिटर पे अभी रन नहीं कर रही हूँ। एडिटर को इंस्टॉल करने की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों को टर्बो C++ एडिटर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और फिर आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है। यहाँ पर हैश साइन रिप्रेजेंट कर रहा है पाउंड को, इंक्लूड रिप्रेजेंट कर रहा है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, stdio.h जो है वो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। क्योंकि हम आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया है, stdio.h लिया हुआ है। अगर हम stdio.h नहीं लेते तो भी फिर क्या होता, ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता था। आप void की जगह int भी ले सकते हैं। void रिप्रेजेंट करता है रिटर्न 0 को, void लिख दिया है तो रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने void नहीं लिखा है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा int करके लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन, और यहाँ आपको करना पड़ेगा रिटर्न 0। मैम इसमें सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता मेन के बाद?
नहीं बेटा, इसमें नहीं लगता है। इसके स्ट्रक्चर में मेन के बाद सेमीकोलन रूल नहीं है। सेमीकोलन हमेशा एंड ऑफ द स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ प्रिंट एफ के बाद क्या लगेगा? सेमीकोलन लगेगा, राइट। सेमीकोलन यस जो होता है, सेमीकोलन रिप्रेजेंट करता है आपके एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के एंडिंग को, कि आप कहाँ जा रहे हो, नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो, राइट। यस मैम। इसमें शायद कुछ कंपाइल वो आ रही है प्रॉब्लम सिस्टम में, इधर हम फिर से लिख लेते हैं। मैं एक बार इसको फिर से करती हूँ, वेट करें आप लोग एक मिनट। यस मैम। शायद नेट का इशू है, मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ही लिख के बता देती हूँ कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है इंक्लूड। इंक्लूड में आपको क्या ऐड करना है, stdio.h लिखेंगे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद आप लिखेंगे void main फंक्शन साइन, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, और ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमको क्या लिखना है, किसी भी चीज को स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट, डबल कोट्स के अंदर जो चीज प्रिंट करानी है, सपोज मुझे करना है हेलो एवरीवन, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सेमीकोलन रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट को। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब अगर आपने वॉइड नहीं लगाया है और वॉइड की जगह इंट लगाया है, तो आपको यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद प्रोग्राम एंड होने से पहले लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन हमेशा 0 वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है जिसको कि आप क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि सी प्रोग्राम को अगर आपको करना है, तो सी प्रोग्राम करने के लिए आपको कौन सा एडिटर यूज करना पड़ेगा, सी प्रोग्रामिंग के लिए आपको एडिटर यूज करना पड़ेगा टर्बो सी प्लस प्लस, या फिर ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन एडिटर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे ऑनलाइन IDE फॉर सी, तो आपको लिंक दे देगा, या फिर ट्यूटोरियल पॉइंट से आप
checkpoints.com करके एक वेबसाइट है, उसमें भी आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। और अगर आपको एंड्रॉयड मोबाइल में ये चीज करनी है तो एंड्रॉयड में भी आप क्या कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा गूगल प्ले पे, जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे IDE फॉर सी लैंग्वेज, सी, तो आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दे देगा, तो आप मोबाइल में भी सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं।